Hello dear student, myself Bharat Dadich, टीम जूलॉजी CLC सीकर। देखो मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा पेपर गया होगा आपका दंगल 2 जिसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो भी आपकी जिसे आप सिली मिस्टेक बोलते हो वैसे कोई सिली मिस्टेक नहीं होती है, उसे अपन लैक ऑफ नॉलेज ही बोलते हैं या फिर स्पीड मेंटेन नहीं रहना वो हो सकता है। तो थोड़ा सा आपने जहाँ गलतियाँ की है उसको 1-2 बार रिवाइज करोगे। मैट्रिक्स से 2 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी इसमें काम में आने वाले होंगे नीट में वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलो अपन करते हैं स्टार्ट। चलो पहला यहां से पहला आया, इन द following graph there are 4 curves. Oxygen dissociate for the different respiratory pigment A to D. Choose the pigment which has maximum affinity for the oxygen. जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो इंपॉर्टेंट चीज को राउंड किया करो। वो कह रहा है नीचे ग्राफ दिया गया है जिसमें 4 अलग अलग श्वसन पिगमेंट्स के ऑक्सीजन जो डिसोसिएट दर्शाते हैं कर्वेचर के फॉर्म में। इनमें से आपको चुनना है कि ऑक्सीजन के लिए अधिकतम जो बंधुता है, कहने का मतलब Hb जो है वो यहाँ O2 से सबसे ज्यादा मतलब प्यार कर रहा हो या उसके साथ अपनी बंधुता बना रहा हो, वो कौन सा है। हमने इसको एनसीईआरटी में देखा बेटा कि यहां पर आपको मालूम है PO2 जिसको हम मिलीमीटर मरकरी या Hg में इसको चेक करते हैं, और इधर होता है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन, यहां Hb का और O2 का रिलेशन, और नॉर्मल कंडीशन होती है सिग्मोइड। यहां पर ये राइट साइड शिफ्टिंग है और यहां पर है लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जितना आएगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, हीमोग्लोबिन जुड़ता चला जाएगा। और यहां से डिसोसिएट कर्व होगा जिसे आप जानते हैं क्या कहते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। और एज वी नो दैट लाइक देयर आर सम पॉइंट्स लाइक pH स्पेशली डिक्रीज CO2 या पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2, CO2 the partial pressure of the CO2 increase, temperature is also increase, P50 value is also increase. There are many factors. All factors are related to the Bohr facts. अब just opposite we can say Haldane effect. अब इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा, लाइक pH इंक्रीज, PCO2 डिक्रीज, PO2 इंक्रीज, टेम्परेचर इज आल्सो डिक्रीज, P50 इज आल्सो डिक्रीज। ध्यान रखना मैं क्यों समझा रहा हूं, आपको दिख रहा है वैसे कि हाईएस्ट सर ने ये बताया कि इस साइड होता है तो आपके आंसर ए चला गया। वो अलग बात है कि इसका आंसर आपने ए कर दिया, 1 नंबर कर दिया। मैं इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं नीट में अगर मान लो इसको घुमा दिया जाए तो वो भी आपका सही हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको एक तो बोहरियत के रूप में याद रखना है, जैसे Hb O2 से मान लो मैं कहूँ 97% ये क्या करता है, इसे लव कर रहा है। और नॉर्मली जैसे कि इसका O2 का अपन भाई मानते हैं, CO2 मान लेते हैं समझने के लिए। अब CO2 आएगा और मान लो इन दोनों को देखेगा तो आप जानते हैं ना इस प्रकार से वो बोरियत महसूस करने लग जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके श्वास में तकलीफ आने लग जाएगी, उसके बुखार हो जाएगी, उसका गला सूख जाएगा, है ना, लार वगैरह नहीं बनेगी, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन से याद रह जाएगा, बोरियत महसूस करेगी, मतलब बहुत इफेक्ट। मतलब CO2 O2 का एक ब्रोदर मानते हैं, Hb को उसको एक तरह से उसके साथ एक दोस्ती के साथ उसको देखना नहीं चाह रहा है, कौन, CO2। इस आधार पे मैंने समझाया तो उससे याद रह जाएगा कि ये प्रश्न और आना तय है। आप निश्चित मानना कि CLC के टेस्ट पेपर से ही आपने देखा, मिड सेशन हो, चाहे बायोकेम्प हो और चाहे दंगल हो या फिर फिजिक्स वाला हो, इसमें भी आपने देखा होगा फिजिक्स के जितने भी जो चैप्टर किए थे अपन ने, उसका जो टेस्ट हुआ था उससे टेस्ट सीरीज में जो भी आपके देखे होंगे कि हर बार आपने नए प्रश्न देखे हैं और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और नीट में आने वाले, इसलिए आप इनको समझते हुए आगे बढ़े। सीधा सा सिंपल सा था, ठीक है ना। इसमें
मैक्सिमम एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन किसकी होगी, ए की, क्योंकि ग्राफ में यहां ही है और ये लेफ्ट साइडेड है। और मिनिमम पूछ लेता तो किसकी हो जाती है, देखो बेटा डी की, ये क्या होती मिनिमम, और ये कौन सी होगी मैक्सिमम। तो पता नहीं यार घुमा के कैसा दे वो, तो इसलिए अपने को पूरा मालूम होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप बस देख के ही घबरा गए वो बात अलग है, बाकी सिंपल सा था ये। नेक्स्ट देखो बेटा, तो कौन सा आंसर गया इसका, एक नंबर है ना, ए। देखो नेक्स्ट ये कह रहा है द नॉर्मल स्पायरोमीटर फेल टू द डायरेक्ट मेजर। एक सामान्य स्पायरोमीटर जिसके द्वारा प्रत्यक्ष मापन में हम विफल हो सकते हैं वो कौन सा है। देखो जहां आरवी आ जाए, या आरवी में जैसे आपने देखा एफआरसी क्या आ रहा है, वहां आरवी प्लस एआरवी आ जाए, या फिर टीएलसी आ गई हो, क्योंकि उसमें भी क्या आता है आरवी आता है प्लस वीसी आता है। तो जहां आरवी आ रहा हो वहां पर मेजर नहीं हो सकता। तो आपको मालूम है इसमें कहीं आरवी की स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। इसमें ये वाला पॉइंट है जिसमें टोटल लंग्स कैपेसिटी में आरवी आ रही है, तो इसका आंसर कौन सा चला गया, 4 नंबर। और मुझे उम्मीद है ये गलत भी नहीं गया होगा आपका, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात थी कि अगर वो वॉल्यूम पूछे कि कौन कौन सी वॉल्यूम है, तो आरवी है जिसको हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है फोर्सफुली आप अगर मान लो जैसे नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन फोर्सफुली आप बाहर निकालने के बाद जो रह जाती है वो आरवी ऐसा का ऐसा रहता है, तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती, तो उसको अपन मेजर नहीं कर सकते। और जहां जहां आरवी जिस कैपेसिटी के साथ जुड़ती है, जैसे एफआरसी के साथ जुड़ती है या टीएलसी के साथ जुड़ती है, तो उसको भी अपन मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो ये आ गया, लेकिन इसके अलावा क्या क्या हो सकता था, एफआरसी भी हो सकता था, उसके अलावा क्या हो सकता था, आरवी हो सकता था। तो आपको सारे याद होने चाहिए, पता नहीं किस तरीके से आएगा, तो वो भी आपका सही हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखो यहां से आया कि इसने पूछा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन एल्वेलाई इन लंग्स। अब जैसे मान लो अपने को मालूम है ये है हमारे पास लंग्स, और यहां पर आपको मालूम है, और यहां मान लेते हैं अपन हार्ट, और यहां से ये बॉडी, और बॉडी के बाद यहां से टिश्यू पे आ रहा है। तो यहां पार्शियल प्रेशर आपको मालूम है कितना कैसा होगा, क्योंकि ये आपने देखा होगा कई बार इस टाइप के प्रश्न आए हैं, तो वो अपने को मालूम होना चाहिए। अब जैसे पी यहां पर किसका पूछा इसने कि फेफड़ों में कुप्पिकाओं की ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, तो PO2 यहां पर आपको मालूम है कितना 104 है। और उसके बाद भाई क्या पूछा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई इन द लंग्स, तो ये 104 है। फिर उसके बाद में यहां आते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैं कहूं PO2 की स्टेप कितनी हो गई है, तो यहां पर तुम्हारे पास 95, यहां आपके पास कितना 95, यहां आते तो 40 हो जाता है, यहां आते तो 40 हो जाता है, और यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159, क्योंकि पार्शियल प्रेशर को हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर मतलब परसेंटेज ऑफ गैस इनटू 760 अपॉन 100 से निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% मानते हैं लगभग, और यहां पर अपन ने इसको अगर निकाला तो 159.6 मिलीमीटर मरकरी या ये रेंज आती है। अब पहले अपने को इतना मालूम था, अब अपन मैच करवाते हैं। देखो क्योंकि ऑक्सीजन पूछा है तो मैंने केवल ऑक्सीजन का ही पूरा लिखा है। अब देखो पहला है लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे तो ज्यादा ही आ रही है, क्योंकि लेस देन हो गया। फिर क्या है लेस देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द एट्रियल ब्लड। अब देखो यहां पर मान लो अपन इतना 95, तो उससे तो ज्यादा ही है, इसका मतलब यहां पर भी नहीं है। द लेस देन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में कितना आ रहा है 159 mmHg आ रहा है ना, मिली गम यहां पर मरकरी के रूप में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है ना वायुमंडल की हवा में ऑक्सीजन के आंशिक दाब से कम, हाँ बिल्कुल 104 है, यहाँ 159 है, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा चला गया 3 नंबर, ये पहला गलत हुआ। फिर ये सेम ऑफ द ब्लड वेसल सप्लाई टू द टिश्यू, तो इसका हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब आपके पास कौन सा आंसर चला गया, इसका 3 नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आप जरूर ध्यान रखें बेटा कि इसमें है ना ये सर्कल बना के एक बार चेक कर लेना चाहिए कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आए कि नहीं ये तो मुझे याद है, टेबल बना ले या फिर ये वाला डायग्राम बना के उसके आधार पे आंसर करें। फिर नेक्स्ट देखो, फिर पूछा गया है लाइक टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पायरेशन इज इक्वल टू, ये कह रहा है सामान्य अंतर श्वसन के बाद एक व्यक्ति द्वारा छोड़ी जा सकने वाली हवा की कुल मात्रा किसके बराबर होगी। आप अच्छी तरह जानते हैं ये डेफिनेशन है एनसीईआरटी में किसकी, आपको मालूम है ना ईसी की।
टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो यहां से ये एक्सपायर्ड कर दी गई, इतनी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन बी एक्सपायर्ड, जो एक्सपायर की आफ्टर नॉर्मल, यहां इंस्पायरेशन स्टेक आ रहा है। तो इसका मतलब यहां कौन आ रहा है, इसी के रूप में इसको जाना जा रहा है। तो आपको मालूम है यहां कौन सा 2 नंबर चला जाता है। ये सीधे याद होने चाहिए आप लोगों को। फिर उसके बाद देखो, फिर है अंडर द गिवन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड डिसएसोसिएट ऑक्सीमोग्लोबिन विल बी इंक्रीज। ये कह रहा है रक्त में दिए गए ऑक्सीजन की सांद्रता के अंतर्गत ऑक्सीमोग्लोबिन का वियोजन या टूटना बढ़ जाएगा। मैंने अभी हाल ही में पॉइंट बोले थे बेटा, कब हो सकता है, जैसे कि PO2 यहां पर बढ़ जाए, क्योंकि एसिडिक नेचर है तो पीएच घट जाए, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, टेम्परेचर है वो बढ़ जाए, या P50 है वो बढ़ जाए। ये सारे बोहर इफेक्ट वाले या बोरियत करने वाले हैं। तो देखो क्या क्या हुआ, इसमें शरीर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, इसमें कम बताया है। इसमें CO2 की सांद्रता बढ़नी चाहिए थी, वो कम बताई है। इसमें रक्त का पीएच देखो तुम्हारे सामने क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, जबकि इसमें बढ़ता है। तुम्हारे पास बचा एक, यहाँ पर रक्त का पीएच घटता है ना। द पीएच ऑफ ब्लड फॉल, इसका मतलब आपको मालूम है ये तो हो ही नहीं सकते, वो उधर देख लिया अपन ने। तो 1 नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है आराम से आपने इसको समझ तरीके से किया होगा। नेक्स्ट देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी स्टेप क्या है बेटा तो दिमाग में रखे कि इनकरेक्ट पूछा गया है। अब देखो पहला है, क्या कह रहा है ये कि एक अत्यधिक व्यायाम के समय ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवेश 100 ml उत्तक में 15 ml तक O2 पहुंचा सकता है। देखो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग vigorous exercise every 100 ml of the oxygenated blood can deliver up to 15 ml O2 टिश्यू। बिल्कुल देखो क्या होगा, अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां पर एक्सरसाइज करेगा तो निश्चित है O2 की डिमांड क्या होगी, यहां से डिमांड इंक्रीज होगी। जब O2 की डिमांड इंक्रीज होगी तो निश्चित है यहां पर अधिक व्यायाम किया गया होगा तो ऑक्सीजन उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज होगा तो निश्चित है O2 का यहां पर HB के साथ ज्यादा मिलन हो जाएगा, और मिलन होगा तो ये 100 ml जो नॉर्मल कंडीशन पे कितना 5 ml जा रहा है ना, वो यहां से कितना चला जाएगा 100 ml ब्लड में 5 ml की जगह 15 ml O2 तक पहुंचा सकता है। सही बात है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज में ऐसा ही है। दूसरा है क्या, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज द रेगुलेट ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज हाईली सिग्निफिकेंट। बेटा आपको मालूम है ऑक्सीजन का कोई महत्व नहीं होता है, साफ लिखा है एनसीईआरटी ने कि श्वसन लय में नियमन ऑक्सीजन की भूमिका महत्वहीन होती है। इसका कारण ये गलत है, 2 नंबर आंसर चला गया। फिर भी नीचे देखते हैं, ये कह रहा है द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज द 20-25 टाइम्स हायर देन दैट ऑक्सीजन इज द ब्लड। CO2 की घुलनशीलता रक्त में O2 की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक है। सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, 20 से 25 हीमोग्लोबिन के रूप में, और 7% प्लाज्मा के रूप में होता है। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रत्येक 100 ml कुपिकाओं में लगभग 4 ml CO2 पहुंचाता है। तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि एवरी 100 ml ऑफ द deoxygenated blood delivered to approx 4 ml of CO2 to the alveoli। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास यहाँ गलत पूछा गया है, तो गलत कौन सा आया, 2 नंबर। मुझे उम्मीद है बिल्कुल आपने किया होगा, है ना, ऐसे प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इनकरेक्ट रेस्पेक्ट टू किसमें, यहां से इंस्पायरेशन मैकेनिज्म में। जब आपको मालूम है यहां से हवा को अंदर लिया जा रहा है तो क्या क्या होगा, आपको मालूम है डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे एंटीरियर पोस्टीरियर जो एक्स होगा वो एक्स ऊपर उठेगा। फिर उसके बाद में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में होगा कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होगा, यहां से डोर्सो वेंट्रल एक्सेस उठेगा, और जिससे इसकी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी। ये तो है मैकेनिज्म जो मैंने समझाई है बेटा। अब देखते कितने पॉइंट यहां पर है।
पहला कह रहा है डायफॉर्म में संकुचन, सही बात है। दूसरा कह रहा है बख्शी आयतन का बढ़ना, ये भी सही बात है। तीसरा है यहां से ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए था, यहाँ इंक्रीज कर दिया गया, इसका मतलब ये गलत है क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। और स्टेनम और रिप्स यहाँ ऊपर उठेगी तो सही बात है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितना 3 नंबर आंसर चला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही हो गया, इसने गलत पूछा था, गलत कौन सा है, 3 नंबर है, ठीक है ना, और बाकी सही है। मुझे उम्मीद है गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर पूछा गया select the true and false match about the respiratory capacity and select the correct option। अब देखो तुम्हें मालूम है कि यहां आईसी का मतलब क्या है। अब अपने को मालूम होना चाहिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न आए तो आईसी को अपन क्या बोलेंगे, टीवी प्लस आईआरवी। इसका मतलब आपको मालूम है यहां तो ये आरवी है तो नहीं हो सकता, तो ये तो क्या हो गया, फॉल्स। अब दूसरा है वीसी बराबर क्या है, तो वीसी बराबर क्या हो गया, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी। अब देखते हैं अपन, यहां टीवी आईआरवी प्लस ईआरवी, इसका मतलब ये ट्रू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आरबी बराबर क्या है। अब आरबी बराबर क्या हुआ, आपको मालूम है यहां से बचा हुआ रूप होगा, तो क्या कह रहा है, आरवी कितना होना चाहिए, तो तुम्हारे पास आरवी के रूप में ये 1100 से 1200 ml इतना रेजिडुअल फॉर्म होता है। और वो किससे होगा, देखो अगर मैं ये कहूं TLC माइनस VC तो हो सकता है ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर में हो, लेकिन देखते हैं हम क्या कहता है कि ये कह रहा है वाइटल कैपेसिटी से क्या निकाल दें हम, यहां से वाइटल कैपेसिटी से आईआरवी निकाल दें, तो वीसी मतलब तुम्हारे पास कितना हो गया था, 4600, या वीसी बराबर क्या होता है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, ये है। इसमें से तुमने किसको निकाल दिया, अगर देखें तो हम इसमें से अपन ने निकाल दिया आईआरवी को, और आईआरवी को निकाले तो टीवी प्लस ईआरवी जो आ रहा है, तो ये तो अलग ही बात है भाई। तो यहां पर आपको मालूम है ये फिर से फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद देखो टीवी बराबर क्या है, तो यहां टीवी क्या होगा, देखो आईसी, आईसी में क्या हो गया, टीवी प्लस आईआरवी, फिर उसमें से किसको घटा दिया, आईआरवी को घटा दिया, तो ये दोनों चले गए, तो बच गया क्या, टीवी, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो पहला कौन सा है, ट्रू, पहला फॉल्स हुआ, दो फॉल्स दो में ही है, फिर उसके बाद में ट्रू, फिर उसके बाद फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू। तो आपको मालूम है यहां पर देखो फॉल्स फॉल्स थे, लेकिन ये लगातार फॉल्स होने के कारण यहां पर ट्रू आना चाहिए था। इसका मतलब तुम्हारे पास आंसर कौन सा चला गया, 2 नंबर। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कहीं मिस्टेक नहीं हुई होगी। इस टाइप से आए ना तो इनको मैंने जो ट्रिक बताया है ना उसी तरीके से करना, फॉर्मूला लिखा, उसके बाद में जो माइनस हो सके उसको वहीं से काट के उसके बाद मैच करवा लेना। हाँ मैं मानता हूं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन स्पीड को मेंटेन रखोगे तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन 4 नंबर का मामला भी है, तुक्का मारोगे गलत हो गया तो। फिर देखो नेक्स्ट, यह है एम्फाइसीमा is the clinical like disorder which walls of air sac are damaged, NCERT की लाइन है, in which respiratory surface area decrease, है ना, और वो भी क्या होगा, मोस्टली स्पेशली स्मोकिंग, कौन सी, सिगरेट स्मोकिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए यहां से क्या होगा, श्वसनीय क्षेत्र घट जाता है, द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिससे दिक्कत आएगी। तो देखो रेस्पिरेटरी एरिया इंक्रीज ऐसा होता तो फिर होता ही नहीं, वाइटल कैपेसिटी होती तो नॉर्मल व्यक्ति है, टोटल लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज वो भी है, तुम्हारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसलिए आंसर कौन सा चला गया, 3 नंबर। और एक डिसऑर्डर से आता ही है, थोड़ा उसको भी आपको देखना चाहिए। उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट कॉलम है ये, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैच करवाएंगे अपन। देखो बुक लंग्स के रूप में आ रहा है, बुक लंग्स में आपको मालूम है बिच्छू या स्पाइडर वगैरह ये आते हैं, तो 4 नंबर हो गया। बॉडी सरफेस में आपको मालूम है अर्थवॉर्म वगैरह ये आ गए। बुक गिल्स में है तो क्रेब्स किंग क्रेब के रूप में आ गया, और गिल्स में प्रॉन। तो यहां पर
कितना हो गया 4 3 2 1। इसका मतलब ये वाला आंसर आ जाता है। कभी भी बेटा ऐसे मैच नहीं करवाना है कि बाय चांस मान लो आपने करवाया जैसे ये इससे हो गया यार सर, ये इससे हो गया यार, ये इससे हो गया यार, ये इससे हो गया, ये गलत हो गया मैच। देखो क्योंकि यहां पर आपको मालूम है गिल्स ऊपर जाना था, ये लाइन यू, तो इस प्रकार की मिस्टेक में तो क्या है हो ही जाती है अक्सर। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि यहाँ 4 नंबर आए, फिर यहाँ पर कितने आ रहे हैं 3 आए, फिर यहाँ पर कितने आए 2 आए, फिर यहाँ पर कितने आए 1 आया है। तो 4 3 2 1 ऐसे में इस प्रकार से मैच करवाया करें आप। ऐसे करवाने से कई बार क्या होता है गलती से साइन ऊपर चला जाता है और फिर भी एग्जाम में आपको मालूम है थोड़ा डिप्रेशन में बच्चा आ ही जाता है, जबकि आने की जरूरत ही नहीं है, तैयारी अच्छी खासी है, तो थोड़ा सा फिर भी रहता है, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा गया है कि यहां मैच द कॉलम, किसमें पार्शियल प्रेशर जो कि 1 मिलीमीटर मरकरी ऑफ द O2 के रूप में या MH के रूप में है। आपको मालूम है एटमॉस्फेरिक एयर, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले वो डायग्राम से। अब आपको मालूम है इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ गैसेस, यहाँ O2 कर दिया, यहाँ CO2 कर दिया, यहाँ हमने एटमॉस्फेयर कर दिया, तो ये 159 और ये 0.3। फिर यहाँ एयर सेक वाला कर दिया, तो यहाँ कितना हो गया 104, फिर यहाँ कितना हो गया 40। अब इसको याद करने के लिए क्या करना है 40 40 40 और 40, और उसके बाद ये कितना हो गया 45 और 45 और 45 45 90 का मतलब 95 करने हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, और ये भी डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू से है। अब मैच करवा सकते हो यहां से उठा के ऐसा ऐसा। आपको अगर ये टेबल समझ में नहीं है दोबारा देखना जिससे कि याद रह जाए। तो आपने देखा बेटा एटमॉस्फेरिक एयर कितना हो गया यहाँ पर तुम्हें मालूम है 159, उसके बाद में ब्लड इन सिस्टमिक आर्टरी कितना हो गया तो तुम्हें मालूम है 95 के रूप में। फिर एलुलाई में कितना हो रहा है तो आपके पास 104 और टिश्यू में कितना आ रहा है 40। तो आपके पास आंसर गया थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद में सेकंड और 1 थर्ड फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ एक में ही है, वो लकीली है तुम्हारे पास ऐसा आंसर आ गया। तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या यहां से ऐसे मैच नहीं करवाना है, बाई चांस ऐसे मैच करवाने से कभी भी किसी में भी मैच उल्टा हो सकता है। और इस प्रकार से आंसर कौन सा चला गया फर्स्ट, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी इसलिए आंसर जा भी रहा है। तो उसके बाद देखो यहां पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट लाइक गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ कह रहा है कि गैस परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की क्षमता 1.34 ml O2 के साथ संयोजित होती है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। द कैपेसिटी ऑफ द 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज द कंबाइंड विद द अप्रोक्स 134 ml ऑफ द O2। फिर कह रहा है इन नॉर्मल पर्सन द हीमोग्लोबिन टू 23% ऑफ O2। ये कह रहा है एक सामान्य व्यक्ति हीमोग्लोबिन रक्त में 23% O2 को बांधता है, 97% को बांधता है भाई, इतना परसेंट। तो इसका मतलब ये गलत हुआ है। तो आंसर कौन सा चला गया 2 नंबर, क्योंकि इसने पूछा है गलत कौन सा है, तो ये 2 ही है। फिर इसके बाद 100 ml ऑक्सीजन जो कि सामान्यतः क्रियात्मक दृष्टि से उत्तकों में 5 ml O2 पहुंचाती है, सही बात है। 7% CO2 प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होती है, ये भी सही बात है। इसका मतलब गलत है जो कि तुम्हारे पास कौन सा है 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ पर 23% ना अगर कितना होता 97% होता तब जाके ये होता कि पर्सन ए नॉर्मल पर्सन हीमोग्लोबिन बाइंड टू द 97% ऑफ O2 इन ब्लड। ये 5 ml 100 ml ब्लड में फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे रखेगा, 7% में यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की स्टेप है। इसका मतलब तुम्हारे से गलत पूछा गया, गलत कौन सा है 2, ये बाकी क्या है सारे सही है, इसलिए आंसर 2 नंबर चला जाता है। फिर उसके बाद देखो यहां से पूछा गया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंस्पायरेशन कैन बी अकर इन लाइक कौन सा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट देयर इज, क्या होगा यहाँ नेगेटिव, ठीक है। प्रेशर इज द यूज लंग्स एंड लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज चूज द ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका मतलब तुम्हारे पास है ही ऐसा कौन सा 2 नंबर। तो यहाँ पर कौन सा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और नेगेटिव है, इसी कारण से क्या कह रहा है अंतर श्वसन तब होता है जब यहाँ पर अंतरा है ना इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो, एक दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो, यानी फेफड़ों के वायुमंडलीय दाब का संबंध क्या होगा ऋणात्मक होगा या नेगेटिव होगा। तो इस कारण से ए और बी हमने यहाँ पर कौन सा किया 2 नंबर। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है 5 लीटर ऑक्सीजन रहित रक्त कुपिकाओं में कितनी ऑक्सीजन पहुंचाएगा। ये कह रहा है हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड, कितना। अब देखो बेटा समझना,
100 ml जो है वो देता है 4 ml। इसको अगर 1000 कर दे तो 1 लीटर को क्या कितना 40। अब इसको 5 लीटर कर दे अपन तो 5 20, कितना हो गया 200 ml। समझ आ गया होगा, वापिस देख लेना नहीं आया तो कैसे किया है। तो यहां पर कौन सा हो गया 2 इसके आधार पे, क्योंकि एनसीईआरटी में लाइन है कि 100 ml ब्लड कितना, यहाँ 4 ml CO2 कैरी करता है, तो इसको 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा एक जीरो तो बड़ा है, और ये 5 लीटर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो 200 ml यहाँ पर आंसर आ जाता है। ऐसे आ सकते हैं, ध्यान रखना। फिर देखो इसने पूछा कि फाइब्रोसिस लाइक ऑफ द लंग्स ड्यू टू द हार्मफुल क्रॉनिकल एक्सप्लोजर ऑफ द पार्टिकल मैटर इन सीनिन, कणिका तत्व के हानिकारक दीर्घकालिक संपर्क के कारण फेफड़ों में फाइब्रोसिस किसमें देखा गया, तो सिलिकोसिस एनसीईआरटी की लाइन है, आपको मालूम है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे प्रश्न है, इनमें टाइम बहुत बचाना ही चाहिए बेटा। नेक्स्ट देखो यहां से पूछा गया सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच लाइक इसमें स्पेशली ट्रांसपोर्टेड ऑफ गैसेस के लिए ढूंढा है। अब देखो पहला है ये गैसेस का नाम, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और ये परसेंटेज कितना हो रहा है। तो देखो O2 लाइक हीमोग्लोबिन के थ्रू 97%, O2 डिसोल्व इन प्लाज्मा 3%, CO2 एज ए बाइकार्बोनेट कितना आपको मालूम है यहाँ हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये गलत हो गया, यहां पर आता कितना 20 से 25%, या फिर हम यूं कहते 23% तो भी चलता। तो इसका मतलब यहाँ 3 नंबर वाला गलत हो रहा है, क्या कि यहाँ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन यहाँ से CO2 कितना 23% के आसपास, या फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 20 से 25% आता तो आंसर होता। इसलिए आपके पास कौन सा आंसर चला गया 3 नंबर। मुझे उम्मीद है कहीं गलती नहीं की होगी आपने। फिर देखो नेक्स्ट इससे पूछा गया कि स्टडी द गिवन डायग्राम एट लाइक प्रेजेंटेशन ऑफ द फेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो बेटा ये कार्डिक साइकिल है, तुम्हें मालूम है यहां से यहां तक है। अब देखो ये हो गया कौन सा एट्रियल सिस्टोल, ये कौन सा हो गया वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये दोनों कौन से हैं यहाँ से जॉइंट डायस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल का वैल्यू कितना हो गया 0.5, इसका कितना हो गया 0.1, इसका कितना हो गया 0.3। ये पहले अपने को मालूम होना चाहिए कि ये डायग्राम क्या कह रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो क्या आंसर जाएगा। अब वो कह रहा है लाइक आउट ऑफ 0.7 second atrial diastole the first 0.4 like with the ventricle systole, ये यही गलत हो गया। ventricle systole के लिए टाइम ही कितना 0.3 होता, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है यहां से during the atrial diastole the blood away come into the left ventricle from the atria। देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल ही दिया गया है भाई, वो तो आता तो पूरा ही आता। during the atrial diastole the blood always come into the left ventricle from the atria। बेटा राइट और लेफ्ट दोनों में ही होता, इस कारण से ये भी नहीं हो सकता। during the ventricle diastole the seminular wall remain closed and atrial wall remain open। आपको मालूम है during the ventricle diastole, अब ठीक है बिल्कुल यहाँ स्टेटमेंट इसे ही कह रहा है कि जब यहाँ वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है तो सेमी न्यूनर वॉल क्या होंगे क्लोज होंगे, और एट्रियल वॉल रिमेन ओपन हो जाएंगे, रिलैक्सेशन स्टेज में आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 नंबर स्ट्रक्चर के रूप में आया। एंड वेंट्रिकल डायस्टोल ओनली कंसाइज्ड विद द एट्रियल सिस्टोल। ऐसा नहीं है कि नीले में यहाँ शीतलन की अवस्था केवल यहाँ पर कंसाइज्ड हो रही हो एट्रियल सिस्टोल, वो तो पूरी मैकेनिज्म के थ्रू ही चलता है, क्योंकि यहाँ जॉइंट डायस्टोल की स्टेप भी होती है। तो यहाँ से यहाँ कि वेंट्रिकल डायस्टोल ओनली कंसाइज्ड विद द एट्रियल सिस्टोल, ऐसा नहीं है। और मैकेनिज्म क्या होती है कार्डिक साइकिल की आपको मालूम है ना, क्या होगा जॉइंट डायस्टोल, उसके बाद क्या हुआ एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद क्या होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो यहां से आपको मालूम है कि इसने पूछा ना क्या कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो यहां पर ये भी गलत हुआ। तुम्हारे पास कौन सा ये गया 3 नंबर, क्या कि ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, जब भी ये वेंट्रिकल सिस्टोल वाली स्ट्रक्चर होगी है ना, ये वाला 0.5 है ना, तो यहां से क्या होगा वेंट्रिकल ड्यूरिंग द वेंट्रिकल सिस्टोल द सेमीन्यूलर वॉल क्या होंगे क्लोज होंगे एंड एट्रियल वॉल रिमेनिंग द ओपन। इसका मतलब 3 नंबर आंसर चला जाता है। नेक्स्ट देखो अब ये यहां पर एक रेशो के रूप में पूछा गया कि जिस प्रकार न्यूमेटिक सेंटर है वैसे रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए मेडुला है, तो न्यूमेटिक सेंटर के लिए कौन हो गया पॉन्स हो गया। तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी में सीधा आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट है
यहां पूछा गया सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स थ्रू द ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के दौरान सही घटनाओं का चयन करना है। देखो सबसे पहले तुम्हें मालूम है ना, यहां से फेंड्रिक मसल्स या डायफ्राम जो होता है, उस डायफ्राम की मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे क्या होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस यहां से ऊपर उठेगा। दूसरा क्या होगा, फिर यहां से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस ऊपर उठेगा, जिससे उठते ही यहां टीसी इंक्रीज होगी और इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब देखो कौन कौन से हैं यहां, और हवा अंदर आ जाएगी। तो डायफ्राम में संकुचन सही बात है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहां से होगी, वो भी क्या होगी, यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी। फिर ये कह रही है यहां से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, इसने कम कर दिया। यहां दाब घटना चाहिए था, यहां बढ़ा दिया। इसका मतलब ए और बी यहां सही गए। आंसर गया 3 नंबर। क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल सही बात है। पाल्मोनरी वॉल्यूम यहां क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, यहां क्या कर दिया, डिक्रीज, कारण गलत हो गया। इंट्रापाल्मोनरी प्रेशर यहां डिक्रीज होना चाहिए, यहां इंक्रीज कर दिया, इसलिए गलत हो गया। तो इसका मतलब बी और यहां ए और बी के रूप में आंसर कौन सा गया आपके पास, थर्ड चला गया। और मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा बेटा। फिर देखो नेक्स्ट, यहां से पूछा गया द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो क्या कह रहा है वो, कि पल्मोनरी आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अब तुम्हें मालूम होना चाहिए। किसका पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब अपने को मालूम है ये एयर सेक हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला हो गया, फिर यहाँ बॉडी से टिश्यू में हो गया, फिर वापस से यहाँ वाले में हो गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया। इसको दो भागों में बांट देते हैं अपन। अब देखो यहाँ से इसमें आ रहा है। अब तुम्हें मालूम है यहाँ कितना हुआ, 40 mm जी। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया, पहुंचते पहुंचते 45। यहाँ भी कितना है तुम्हारे पास, 45। यहाँ भी कितना है तुम्हारे पास, 45। अब तुम्हें मालूम है स्पेशली यहां तक पहुंचते पहुंचते ये स्टेप हुई। अब वो कह रहा है कि किसमें, इस वाली कंडीशन में अगर देखा जाए, क्या, कि पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन है जो कि एक एक्सेप्शन है जहां प्योर ब्लड जा रहा है, तो इसमें कितना हुआ, 45। और ये कौन है, सिस्टेमिक यहां से वेन है। तो सिस्टेमिक जो वेन है उसके बराबर यहां इक्वल हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट हुआ या टिश्यू होता, तो ये पहले कह रहा मोर देन द टिश्यू, तो टिश्यू में तो बराबर है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। फिर दूसरा कह रहा है इक्वल देन सिस्टेमिक आर्टरी, इक्वल देन सिस्टेमिक आर्टरी। सिस्टेमिक आर्टरी में तुम्हें मालूम है यहाँ पर 40 की स्टेप है, तो यहाँ इक्वल कहां से हो जाएगा। फिर उसके लेस देन द एल्वुलाई, तो यहाँ पर इससे तो ज्यादा बढ़ गई है, कम नहीं है, इसलिए गलत है। तो तुम्हारे पास क्या, इक्वल टू द सिस्टेमिक वेन, यहाँ इक्वल आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा चला गया, फोर्थ चला गया। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा तरीके से दिमाग लगा रहे हैं, है ना, थोड़ा सोचे डायग्राम बना के कि यार ये कैसे हो सकता है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, यहां पर कहा गया ये स्कीमेसिया जो है, रेफर टू द स्कीमिया जो है वो क्या है, किसी अंग में अपर्याप्त रक्त प्रवाह को संदर्भ कर रहा है। मायोकार्डियल इस्कीमिया तब हो सकता है जब कोरोनरी रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बहुत इजी है। क्या, ये इस्कीमिया जो है वो एक तरह से ब्लड फ्लो जो हो रहा है, या मायोकार्डियल यहां से कौन इस्कीमिया जो हो रहा है उसमें कोरोनरी ब्लड में जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा, इसमें रुकने पर क्या हो सकता है उस पेशेंट में। तो देखो, एंजाइना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, सीवियर पेन इन द चेस्ट एंड आर्म, पहला ही चला गया, इस कारण से फर्स्ट आंसर चला जाता है। और ध्यान रखना वैसे भी इस वाले पॉइंट में, इसके मियां वाले पॉइंट में यहां पर एक्यूट चेस्ट पेन प्लस भुजाओं में पेन होने लग जाता है, इस कारण से ऐसा होता है। दूसरा कह रहा है लंबे समय से हो रहा हो, वहां एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा हो, कोरोनरी धमनी में थक्का बन रहा हो, या यहां से कंजक्शन ऑफ द हार्ट फेल हो रहा हो, तो ये चीजें तो होनी नहीं है, तो अलग होगी। इसका मतलब 1 नंबर आंसर चला जाता है। समझाने पे तो अपन और भी समझ सकते थे, लेकिन अब टाइम को भी ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद देखो, यहां से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द लाइक इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट।
यहाँ गलत या सम्मिलित नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा है। देखो हाइपरटेंशन 140 और 90 या वो सही बात है। फिर पूछा गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहां पर ये डिपोजिशन ऑफ द फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रोसिस। थेरोस्क्लेरोसिस में हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज गेट द ब्लड सप्लाई, ये तो हार्ट अटैक हो गया ना बेटा, इस कारण से 3 नंबर आंसर चला गया कि यहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस अपर्याप्त रक्त आपूर्ति के कारण हृदय की मांसपेशियों में अचानक क्षतिग्रस्त होती है, उससे हार्ट अटैक आ रहा है, तो हार्ट अटैक अलग ही हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है, सही है। इसने पूछा गलत नहीं है, 3 नंबर आंसर चला जाता है। फिर देखो यहां से पूछा गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द ह्यूमन हार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। अब देखो एडिनल मेडुला से निकलने वाले कौन, एपिनेफ्रिन व कौन सा दूसरा, नॉन एपिनेफ्रिन, दोनों ही क्या होंगे, एक तरह से कैटेकोलामिन्स के रूप में होंगे और ये हार्ट बीट को बढ़ाएंगे या कार्डिक को बढ़ाएंगे, सही बात है। फिर दूसरा है यहां से न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथिक नर्व कैन इनिशिएट द हार्ट बीट, अनुकंपी तंत्रिकाओं के माध्यम से यहां से क्या होता है, हृदय की धड़कन शुरू होती है। नहीं बेटा, यहां से आपको मालूम है एक नोडल टिश्यू होता है और नोडल टिश्यू सिस्टम यहाँ ऐसे नोड है, वो जाके यहाँ इनिशिएटिंग करेगा, इस कारण से ये गलत हुआ, 2 नंबर। फिर है थायरोक्सिन बीएमआर को वृद्धि करता है, ये बिल्कुल सही है। नीले संकुचन में हृदय निकास की ताकत को, वही दोनों के नाम ऊपर वाला नीचे वाला सेम ही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इन दोनों को जोड़ दिया गया, एपिनेफ्रिन प्लस नॉन एपिनेफ्रिन को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो क्या कहलाएंगे, वो क्या कैटेकोलामाइन कहलाएगा, तो उससे भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास गलत पूछा गया, तो कौन सा हुआ कि न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिस्टेमिक नर्व्स कैन इनिशिएटिंग द हार्ट रेट, यहां से हार्ट बीट की जगह क्या होगा, ऐसे नॉड के रूप में जाना जाएगा, इस कारण से ये गलत हुआ। तो बाकी ये सही है, तो आंसर कौन सा चला गया, 2 नंबर। फिर आया यहाँ ईसीजी के बारे में क्या गलत है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ईसीजी, लाइक फर्स्ट क्या कह रहा है, डिपोलराइजेशन ऑफ बोथ एट्रिया पी वेव, दोनों आलिंदु के ध्रुवण में पी वेव, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, यहां पर क्यूआर कॉम्प्लेक्स की स्टेप है। फिर कह रहा है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल टी वेव्स, ठीक है, यहां पर भी ये स्टेप है। और मार्क ऑफ द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, ये होता है यहाँ पर टी वेव, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एंड ऑफ क्या, सिस्टोल, इट इज रिलेटेड टू द टी वेव्स, इसका मतलब 4 नंबर वाला पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है, नीले प्रकुंचन के जो अवस्था की समाप्ति का सौगात, वो यहाँ टी वेव से रिलेटेड है, एनसीईआरटी की लाइन है, इस कारण से आपको मालूम है। वैसे भी तुम्हारा सही हो गया होगा ये, मुझे उम्मीद है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ डब्ल्यूबीसी और उसके कॉलम को मैच करना है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस के साइज या उसके आकार के रूप में किस प्रकार का है। अब न्यूट्रोफिल्स है, अब न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं, यहाँ पर आपको मालूम है एक मल्टी न्यूक्लिएटेड के रूप में माना गया, तो यहाँ से लोब्ड के रूप में आपके पास 3rd आ गया, यहाँ मोनोसाइड में किडनी शेप के रूप में 4 आ गया। बेसोफिल्स में आपको मालूम है एस के आकार का है ना, तो 1st आ गया। इयोसिनोफिल्स में ईयरफोन के रूप में या हेडफोन के रूप में बाइलॉब्ड के रूप में आ गया, तो यहाँ 3, 4, 1, 2 ये पहले में आ गया बेटा, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ज्यादा सोचना भी नहीं था, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट में ही है, केवल 3rd और आपको मालूम और किसी में नहीं है, तो वैसे भी गलत जा रहे थे, इसलिए यहाँ से आंसर चला जाना चाहिए था। नेक्स्ट देखो, रक्तचाप को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है, द ब्लड प्रेशर कैन बी बेस्ट डिफाइंड एज, अब आपको मालूम है, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स में यहाँ से ब्लड के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा, एक बीपी के रूप में जाना जाएगा। अब देखो बेस्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है, लाइक पहला है डायस्टोलिक प्रेशर बाय द ब्लड इज लाइक पास द थ्रू द आर्टरी, अनुशीतलन दाब से जिसके द्वारा रक्त महाधमनियों के माध्यम में धकेला जाता है, ऐसा नहीं है। धमनी की भित्ति पर लगाया गया दाब, देखो मेन मोस्ट अच्छी तरह तो ये परिभाषित कर रहा है, ऐसे लगता होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेन तो यही है जो अपन ने देखो डायग्राम में समझा है। इसका मतलब यहाँ प्रेशर एक्सटेंड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी है ना, धमनियों पर लगाया गया दाब, तो 2 नंबर आंसर चला जाता है। अब कैरोटिड पल्स दाब है या दाब जिसके द्वारा उत्तक में पहुंचता है, तो लेकिन बेस्ट पूछा है यहाँ से, और वैसे भी तुम्हें मालूम है गलत भी नहीं हुआ होगा है ना, आर्टरीज पर लगाया गया एक दाब है जो ब्लड प्रेशर कहला रहा है। फिर पूछा गया गलत या इनकरेक्ट मैच कौन सा हो रहा है, आपने देखा होगा ज्यादातर इनकरेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम करेक्ट वाले तो काफी कर चुके हैं, लेकिन हमारे हर तरीके से आने चाहिए, तरीके से पढ़ना आना चाहिए। हार्ट मेसोडर्मल डायवेटिव है, हेपेटिक पोर्टल कैरीज ब्लड फ्रॉम यहां लीवर टू लाइक इंटेस्टाइन, ये गलत हो गया बेटा, यकृत से आंत तक, जबकि यहां आता लाइक
आंत से यकृत तक पहुंचाते ना तो होता, और गलत फिर कौन सा हो गया, 2 नंबर ही हो गया। क्या कि कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लीवर, ये उल्टा होता है ऐसे ऐसे, तब जाके ये होता, तो इसका मतलब 2 नंबर आंसर। एडिनल में आपको मालूम है इंक्रीज कार्डिक, थोड़ी देर पहले गया है। हार्ट वॉल प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, तो ये भी सही बात है, तो इसका मतलब 2 नंबर आंसर चला जाता है। मुझे उम्मीद है गलत भी नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखो, यहां से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू लाइक इफेक्ट द सिंपैथिक नर्व सिस्टम ऑफ द हार्ट, इनमें से कौन सा हृदय के अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के प्रभाव से संबंध नहीं है। अब आपको मालूम है कि वैसे आपको मालूम है कि जो भी यहाँ सिंपैथिक नर्व सिस्टम है वो एक तरह से किसी चीज को इंक्रीज स्टेप में शो कर रहा है, और यहाँ है कि ऑप्शन ऐसा है, देखो कौन सा, डिक्रीज स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ क्रियात्मक विभव के संवहन में यहाँ गति में कमी जो कह रही है वो 3 नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो क्या कह रहा है ये, नॉट ट्रू फॉर द सिंपैथिक नर्व सिस्टम। अब ये कह रहा है इंक्रीज द हार्ट बीट, इंक्रीज ऑफ कार्डिक आउटपुट, हार्ट बीट बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और ये बढ़ाने के लिए आपको मालूम है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो ये तो वैसे भी अपोजिट आपको लग ही गया होगा, इसलिए 3 एक जैसे ही लग रहे थे, 1, 2 और 4, तो बच्चा तुम्हारे पास 3 था, तो तुक्का भी मारा होगा तो भी आपका सही हुआ होगा। क्रियात्मक विभव के संवहन में गति में कमी आ जाती है, और एनसीईआरटी ऐसा कैसा बोलती भी है।